Hello everyone. So myself Hariom God and now we will discuss regarding the ENT disorders. So first of all we will discuss related to the middle ear infections. Then we will discuss the nose infections and throat infections. So first of all we discuss in the middle ear otitis media. So already we discussed the terminology otitis media. Otitis media means inflammation of the middle ear. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका नॉर्मल ईयर है जिसके अंदर आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अगर इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर ईयर में होगा तो क्या कहलाता है? ओटाइटिस एक्सटर्ना। यानी यहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन होगा तो क्या कहलाएगा? ओटाइटिस एक्सटर्ना। मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा? ओटाइटिस मीडिया। और अगर इनर ईयर में इन्फ्लामेशन होगा तो क्या कहलाएगा? ओटाइटिस इंटरना। तो इस तरीके से इन्फ्लामेशन ऑफ द आपके ईयर के तीनों पार्ट्स में होगा तो उसी के अकॉर्डिंग इसका नोमेनक्लेचर होता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना आउटर ईयर में इन्फ्लामेशन, ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन एंड ओटाइटिस इंटरना इनर ईयर में इन्फ्लामेशन। डिस्कस करते हैं कि मिडिल ईयर इन्फ्लामेशन के अंदर ओटाइटिस मीडिया में क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका मेन डिवीजन है ईयर का जिसके अंदर आउटर, मिडिल एंड इनर। यहाँ पे आपका इन्फेक्टेड ईयर है जिसके अंदर ये जो मिडिल पार्ट है ईयर का, इसमें यहाँ पर क्या हो गया? पस का फॉर्मेशन। पस का फॉर्मेशन मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। ये आप देख पा रहे हैं थिक म्यूकस इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर यहाँ पे थिक म्यूकस है। ये आपका बल्जिंग इन्फ्लाम्ड ईयर ड्रम, यानी जैसे यहाँ पर म्यूकस का कलेक्शन होता है ये क्या करता है? ईयर ड्रम को फोर्स करता है, प्रेशर जनरेट करता है और इसको बल्ज कर देता है, इन्फ्लाम्ड कर देता है। एक्चुअली ये पस आता कहाँ से है? तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि आउटर ईयर के अंदर यहाँ से जनरली इन्फेक्शन यहाँ मिडिल ईयर को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा एक ट्यूब जो है आपके माउथ से आती है, एक ट्यूब जिसको हम बोलते हैं ईस्चियन ट्यूब। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईस्चियन ट्यूब। ये ट्यूब के द्वारा क्या आता है? इन्फेक्शन आपका मिडिल ईयर में ट्रांसफर होता है, माउथ से आपका नोज से ये इन्फेक्शन आपका ट्रांसफर होता है मिडिल ईयर के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपके बैक्टीरिया वायरस हैं जो कि आपकी एंट्री करेंगे थ्रू द ईस्चियन ट्यूब और कहाँ पे जाएंगे? मिडिल ईयर के अंदर। जैसे यहाँ पे पहुंचते यहाँ पर इन्फ्लामेशन क्रिएट करने लग जाते हैं। इन्फ्लामेशन क्रिएट करने के बाद क्या होता है? ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये जो ईस्चियन ट्यूब का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड होने की वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा म्यूकस का प्रोडक्शन करने लग जाती है। जैसे ही एक्स्ट्रा म्यूकस का प्रोडक्शन ईस्चियन ट्यूब के अंदर होता है ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। जैसे ही ट्यूब ब्लॉक हो जाती है आपके मिडिल ईयर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है। जब प्रेशर इंक्रीज होता है तब इसके अंदर बल्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और यही जो ब्लॉकेज हुआ है ये आपका इन्फेक्शन यानी पस का फॉर्मेशन, फ्लूइड का एक्युमुलेशन आपका आगे की ओर ट्रांसफर होता है और आपका मिडिल ईयर में कलेक्ट होने लग जाता है। इस वजह से आपका मिडिल ईयर के अंदर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। वो फ्लूइड आपका कहाँ से आया है? ईस्चियन ट्यूब के थ्रू आया है, ईस्चियन ट्यूब से जनरेट होके आया है जो कि कलेक्ट हो रहा है आपका मिडिल ईयर के अंदर। जैसे मिडिल ईयर में कलेक्ट होता है आपको हियरिंग का प्रॉब्लम होने लग जाता है, यानी आपका हियरिंग लॉस होने लग जाता है। बिकॉज नॉर्मली अगर जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एयर आएगा आपका और यहाँ पे वाइब्रेट होता है, एयर से जैसे ही आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज भी आपकी वाइब्रेट होती हैं और स्टेपीज से साउंड वेव आपका कॉक्लिया और वेस्टिबुल में जनरेट होता है। वेस्टिबुल कॉक्लिया क्या करते हैं? आपके साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज करते हैं और इलेक्ट्रिकल वेव को ट्रांसफर कौन करता है? आपका वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। उसके बाद ब्रेन के लिए जाता है और ब्रेन से आइडेंटिफिकेशन होता है कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। तो ये प्रोसेस आपका नॉर्मली रहता है। अगर इस ट्यूब के अंदर पस का कलेक्शन या फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे साउंड आएगा
और आपका ईयर ड्रम के अंदर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं होगा। जब इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं होगा तो आपको हियरिंग लॉस हो जाएगा। यानी ये कंडीशन है जो आपकी ओटाइटिस मीडिया के अंदर जनरेट होती है। तो ये अभी हमने इंट्रोडक्शन डिस्कशन कर लिया कि ओटाइटिस मीडिया के अंदर क्या होता है। तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। इट मींस इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। ये इन्फेक्शन जनरली कहाँ से जनरेट होता है? ईस्चियन ट्यूब से। और ईस्चियन ट्यूब में इन्फेक्शन कहाँ से आता है? रेयरली आपके माउस से। तो माउस से पहले आपका इन्फेक्शन यानी बैक्टीरिया वायरस आपके स्टेन ट्यूब में इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद ये इन्फेक्शन यानी ये पस का फॉर्मेशन, ये म्यूकस का फॉर्मेशन आपका ट्रांसफर होता है मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर के अंदर और वहां पर कलेक्ट होने लग जाता है। तब ये कंडीशन जनरेट होती है जिसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। जनरली एक कंडीशन जो रहती है वो बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन रेयर केसेस के अंदर एडल्ट्स के अंदर भी ये कंडीशन जनरेट होती है। डेफिनेशन क्लियर हो गया? ओटाइटिस मीडिया रेफर्स टू द इंफेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। कॉमन कंडीशन है। इट मींस सबसे कॉमन मतलब जनरली आपको देखने को मिल जाएगा ओटाइटिस मीडिया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओटाइटिस मीडिया होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपका? ओटाइटिस मीडिया इज सडन इन्फेक्शन इन योर मिडिल ईयर दैट कॉज ईयर पेन। ईयर पेन मीन्स ओटैल्जिया, hearing loss and build-up fluid. Build-up fluid means collection of the mucus in the middle ear. नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स के आपके ओटाइटिस मीडिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं ओटाइटिस मीडिया के। तो जनरली यहाँ पर 7 टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है आपका एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, A1। इन द शॉर्ट में हम एओम वर्ड यूज करेंगे। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, COM। ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, OME। इफ्यूजन मीन्स फ्लूइड कलेक्शन। जब फ्लूइड कलेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो उसे मेडिकल टर्म में इफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM। रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया, नाम से पता चल रहा है रिकरेंट मीन्स कंटिन्यूस रेजिस्टेंस, मतलब बार बार होगा आपका। एडेसिव ओटाइटिस मीडिया, इसके अंदर क्या होता है आपके ऑसिकल्स आपके अटैच हो जाते हैं नियर बाई स्ट्रक्चर से। ब्यूलस मैरिंजाइटिस, ब्यूलस मैरिंजाइटिस में क्या होता है आपका? इसके अंदर जो ब्लिस्टर होते हैं वो आपके फॉर्म होने लग जाते हैं मिडिल ईयर के अंदर, स्पेशली कहाँ पर? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर। अभी हम वन बाय वन सारे टाइप जो है डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका ओटाइटिस मीडिया एक्यूट। एक्यूट मीन्स क्या होता है? ये फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है। और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में क्या ड्यूरेशन है आपका? जनरली 3 वीक्स। तो जो 3 वीक्स के लिए ओटाइटिस मीडिया होगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। क्या सिम्टम्स आएंगे इसके अंदर? सीवियर ईयर पेन मीन्स ओटैल्जिया, फीवर, इरिटेबिलिटी, हियरिंग लॉस। हियरिंग लॉस आपको समझ में आ गया होगा। हियरिंग लॉस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इन द मिडिल ईयर। नेक्स्ट, रेडनेस एंड बल्जिंग ऑफ द ईयर ड्रम ड्यू टू द इंफ्लामेशन। बल्जिंग ऑफ द ईयर ड्रम क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द प्रेशर। जैसे ही आपका फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है मिडिल ईयर के अंदर और आपको स्पेस नहीं मिल रहा है उसको ट्रांसफर करने के लिए, तो ईयर ड्रम क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर बल्ज होने लग जाता है। पॉसिबल पस और फ्लूइड डिस्चार्ज इफ द ईयर ड्रम रप्चर। अगर मान लीजिए इस प्रेशर की वजह से जितना आपका ईयर ड्रम का कैपेसिटी है तब तक तो ईयर ड्रम क्या होगा? बल्ज होगा। जैसे उसका कैपेसिटी खत्म हो जाएगा आपका ईयर ड्रम रप्चर हो जाएगा। और जैसे ही रप्चर होगा जो फ्लूइड बिल्डअप हो रहा था मिडिल ईयर के अंदर ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर ट्रांसफर होने लग जाएगा। जैसे ही उस ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होगा आपका पस का फॉर्मेशन या फ्लूइड का जो जनरेशन हो रहा है ये आपको एक्सटर्नल ईयर से बाहर निकलता हुआ नजर आने लगेगा। कॉजेस क्या हैं आपके एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के? स्पेशली फॉर द अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस। कॉमन पैथोजेंस कौन से यूज होते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो ये कंडीशन कॉज करते हैं।
तो ड्यूरेशन क्या है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का? एक्यूट मीन्स फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, स्पेशली फॉर द 3 weeks. Next is chronic otitis media. Chronic means for the long duration of time, especially for the more than 3 months. अगर more than 3 months से अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है मिडिल ईयर के अंदर, तो ये किस में आएगा आपका? क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। सिम्टम्स क्या आएंगे इसके अंदर? परसिस्टेंट ईयर डिस्चार्ज। ईयर डिस्चार्ज को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं ओटोरिया। परसिस्टेंट मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस आपका डिस्चार्ज चलता रहेगा। हियरिंग लॉस, नॉर्मल सी बात है कि अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है मिडिल ईयर में, तो आपका ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट नहीं करेगा और आपको हियरिंग लॉस हो जाएगा। ईयर ड्रम परफोरेशन बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। जैसे ही आपके ईयर के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, आपका ईयर ड्रम रप्चर हो जाएगा। क्या क्या कॉजेज आते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के? रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, मतलब आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया 3 weeks के लिए हुआ, उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको वापस आ गया, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लेते हैं लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वापस फिर वो आ जाता है। तो ये कंडीशन होती है आपकी रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? पुअरली मैनेज और अनट्रीटेड इन्फेक्शन। आपने ट्रीटमेंट शुरू में लिया और बाद में जैसे ही आप सही होने लग जाते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट ना लेकर के उससे पहले आप ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं, इस कंडीशन में आपको एक कंडीशन जनरेट हो सकती है। क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं सीओएम के? हियरिंग लॉस एंड कॉलेस्टियोटोमा। कॉलेस्टियोटोमा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल स्किन ग्रोथ होता है मिडिल ईयर के अंदर। थर्ड है आपका ओटाइटिस मीडिया विद द इफ्यूजन। इफ्यूजन मीन्स मेडिकल टर्म यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड। The fluid accumulation in the middle ear without sign of acute infection. इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, बट आपका साइन नहीं आएगा इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन के साइन मीन्स देर इज लिटिल बिट पेन, जो आपको पेन फील नहीं होगा, रेयरली प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन फीवर आपका रेयर फीवर आ सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं आएगा, यानी नो सिग्निफिकेंट पेन और फीवर आपको रेयर चांसेस में कभी कभी देखने को मिलेगा। अदरवाइज इसमें ना पेन होगा, ना ही आपको फीवर आएगा, यानी कोई भी इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन का साइन आपको नजर नहीं आएगा। बट इसके अंदर क्या होगा? फ्लूइड का एक्युमुलेशन कंटिन्यूअस बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया विद द इफ्यूजन। सिम्टम्स और क्या है इसके अंदर? फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर। जैसे आपको अभी इमेज में देखा कि पूरे के अंदर क्या हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फीलिंग ऑफ फुलनेस। यानी पेशेंट को या पर्सन को जिसके अंदर ओटाइटिस मीडिया हुआ है, उसको ऐसा फील होगा कि ईयर के अंदर कुछ फिल हुआ है, ये कंडीशन जनरेट होगा। माइल्ड हियरिंग लॉस, और उसका जो हियरिंग कैपेसिटी है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। सेम इसके कॉजेस क्या है? ईशियन ट्यूब डिस्फंक्शन, एलर्जीज एंड वायरल इंफेक्शंस। इसका ड्यूरेशन क्या है? कैन परसिस्ट फॉर द वीक्स टू मंथ, यानी ये आपका वीक्स तक भी हो सकता है और ये आपका कई मंथ भी हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया विद द इफ्यूजन। सिग्निफिकेंस क्या है? स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो सकता है, यानी अपने आप ये सॉल्व हो सकता है, एंड मे आफ्टर हियरिंग इन क्रॉनिक केसेस, आफ्टर अफेक्ट द हियरिंग इन द क्रॉनिक केसेस। कभी कभी क्रॉनिक केसेस में ये आपके ईयर को इफेक्ट भी कर सकता है। नॉर्मली ये ट्रीट हो जाएगा, बट अगर क्रॉनिक कंडीशन जनरेट होता है तो ये आपके ईयर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। नंबर 4 है क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसके अंदर क्या होता है? सपुरेटिव का मतलब क्या होता है? पस का फॉर्मेशंस। Severe form of chronic otitis media characterized by persistent drainage through a perforated eardrum. It means क्या बोल सकते हैं हम कि एक कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन हो गया जिसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन होने के बाद प्रेशर जनरेट हुआ और उस प्रेशर की वजह से आपका ईयर ड्रम रप्चर हो गया। रप्चर होने की वजह से उस रप्चर में से क्या निकल रहा है? फ्लूइड जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आउटर ईयर में ड्रेनेज हो रहा है। तो ये कंडीशन आपका कहलाता है क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इसके अंदर?
कंटिन्यूअस एंड रिकरेंट ईयर डिस्चार्ज, यानी आपके ईयर से कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होता रहेगा, स्पेशली ऑफन प्यूरिलेंट। प्यूरिलेंट मीन्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ पस, पस के साथ में आपका डिस्चार्ज होता रहेगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट, हियर लॉस हो जाएगा, एंड पॉसिबल ईयर पेन ड्यूरिंग एक्जर्वेशंस, और आपके पेन भी हो सकता है जब आपका ये कंडीशन डिस्चार्ज हो रहा है, उस टाइम आपको पेन फील भी हो सकता है। इसके भी क्या क्या कॉजेज हैं, स्पेशली बैक्टीरिया सीडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और मिक्स्ड इन्फेक्शन। जहां पर आपको स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है, वहां पर आपको पस देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, हाई रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक मस्टर्डाइटिस एंड इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शंस। इट मीन्स अगर आपने इस ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट नहीं कराया तो आपको मस्टर्डाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द मस्टर्ड बॉन्ड देखने को मिल सकता है, एंड इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। नंबर 5 है आपका रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। रिकरेंट का मतलब क्या है, आपने इलाज कराया, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया, कुछ टाइम बाद आपका वापस ओटाइटिस मीडिया आ गया, तो ये इस तरीके से आता है और चला जाता है, इसको हम बोलते हैं रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। स्पेशली रिपीटेड एपिसोड ऑफ acute otitis media, typically 3 or more episode in 6 months, यानी 6 महीने के अंदर आपको 3 बार ओटाइटिस मीडिया होगी, ये जनरल कंडीशन, एंड 4 in a year, और 4 बार आपको 1 साल के अंदर ओटाइटिस मीडिया हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको ओटाइटिस मीडिया बार बार आ रहा है, फिर ट्रीट करा लेते हैं आप, फिर आ जाता है, फिर ट्रीट करा लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया। इसके अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, लाइक एओएम ड्यूरिंग ईच एपिसोड। एओएम का मतलब क्या है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में जो आपके सिम्टम्स आते हैं, लाइक हियरिंग लॉस, माइल्ड पेन, सेम आपका रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया में देखने को मिलेगा। कॉजेज क्या है, फ्रीक्वेंट अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब आपको बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने लग जाएगा। एशियन ट्यूब डिस्फंक्शन, और जो आपका एशियन ट्यूब है उसमें आपका एब्नॉर्मलिटीज या नॉर्मल फंक्शन जो होता है एशियन ट्यूब का, मेंटेन द प्रेशर, वो आपका जो है डिफेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 है आपका एडेसिव ओटाइटिस मीडिया। अब एडेसिव मीन्स क्या होता है, एडेसिव का मतलब क्या है, आपकी ऑसिकल्स आपकी ही मिडिल ईयर स्ट्रक्चर के अंदर अटैच हो जाती हैं, यानी अटैचमेंट ऑफ द मिडिल ईयर स्ट्रक्चर्स बिटवीन द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। जो आपकी सराउंडिंग में स्ट्रक्चर है वहीं पे आपस में ये क्या होने लग जाती है, स्टिक होने लग जाती है, रिट्रैक्टेड होने लग जाती है, इसे हम बोलते हैं एडेसिव ओटाइटिस मीडिया। इट मीन्स बोल सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो गया है ओटाइटिस मीडिया का, जिसके अंदर ये देखने को मिलेगा। जनरली ये रेयर देखने को मिलता है क्योंकि इससे पहले ही आप क्या करा लेते हैं, इलाज करा लेते हैं। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, हियरिंग लॉस एंड रिड्यूस मोबिलिटी ऑफ द ईयर ड्रम, यानी कैपेसिटी आपका कम हो जाएगा, और रिड्यूस द मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ द ईयर ड्रम, क्योंकि एक साइड से एयर आ रहा है लेकिन दूसरी साइड में क्या है, आपका फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है। तो अगर स्मॉल एयर आएगा तो आपका ईयर ड्रम में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, जब मूवमेंट नहीं होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। कॉम्प्लिकेशंस में क्या आते हैं, कैन लीड टू द ऑसिकल्स चेन इरोजन्स एंड परमानेंट हियरिंग डैमेज। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो यू हैव डीफनेस, यानी आप परमानेंटली आपको डीफनेस आ जाएगा, परमानेंटली आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। लास्ट इज ब्यूलस मायरेंजाइटिस। तो ब्यूलस के अंदर आप ये स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एक ब्यूलस एंड सेकंड ब्यूलस। ब्यूलस मीन्स ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है, ब्लिस्टर का मतलब फ्लूइड फिल्ड आपके स्मॉल स्मॉल पाउचेस हो जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर। तो ये इमेज में देखिए, ये ब्लिस्टर है, ये आपके ब्लिस्टर है। अगर ये ड्रम के अंदर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ब्यूलस मैरिंजाइटिस। सिम्टम्स क्या आते हैं आपकी, सडन सीवियर ईयर पेन मीन्स ओटैल्जिया, आपको ईयर में पेन होगा, एंड हियरिंग लॉस। क्या कॉजेज है इसके, ऑफन कॉज बाय द वायरल इन्फेक्शन सच एज द इन्फ्लुएंजा,
यानी ये जो कंडीशन जनरेट होगा जिसके अंदर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है आपके ड्रम के अंदर, ईयर ड्रम के अंदर, ये कंडीशन जनरेट होता है इन्फ्लुएंजा से। नेक्स्ट है आपका कॉजेज ऑफ ओटाइटिस मीडिया। अभी हमने ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े, अभी हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ ओटाइटिस मीडिया। यानी ओटाइटिस मीडिया जो है मेनली किस रीजन से होता है। तो मेनली हमने डिस्कस में क्या किया, फ्लूइड बिल्डअप, बैक्टीरिया वायरस आपके माउथ के अंदर आते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, उसके बाद आपके बैक्टीरिया वायरस जो है ईस्टियन ट्यूब में एंट्री करते हैं, ईस्टियन ट्यूब के अंदर जो है म्यूकस का प्रोडक्शन होने लग जाता है, वो म्यूकस का प्रोडक्शन जो है आगे मिडिल ईयर में ट्रांसफर होने लग जाता है, मिडिल ईयर में ट्रांसफर होता है तो वहां पर कलेक्शन होने लग जाता है, कलेक्शन होने की वजह से वहां पर प्रेशर जनरेट होने लग जाता है। अगर ईयर ड्रम का कैपेसिटी बहुत वीक है तो ईयर ड्रम आपका रप्चर हो जाता है, रप्चर होने की वजह से आपका फ्लूइड जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से होते हुए एक्सटर्नल ईयर से बाहर ड्रेनेज होने लग जाता है। तो जनरली क्या हुआ आपका इन्फेक्शन एंड सेकंड एशियन ट्यूब, तो ये दो ही आपके मेन कॉज क्रिएट करते हैं। इन्फेक्शन के अंदर क्या क्या आते हैं आपके, बैक्टीरियल कॉजेज आते हैं, वायरल कॉजेज आते हैं एंड मिक्स आते हैं, जिसमें आपका बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है और वायरस भी प्रेजेंट है। तो बैक्टीरियल कॉजेज में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जनरली आपका मेन कॉज करता है ओटाइटिस मीडिया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरिक्जिला कैटरलिस एंड लेस कॉमनली में आता है आपका स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। देखिए ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, ये आपका स्टेफाइलोकोकस है। तो ये याद रखिएगा जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस का डिफरेंट याद रखना है कि आपको स्ट्रेप्टोकोकस लिखना है जो कि मोस्ट कॉमनली है और स्टेफाइलोकोकस जो है रेयरली है। सेकंड आपका क्या है, स्यूडोमोनास ऑर्गेनोसा इन द क्रॉनिक केसेस, यानी ये आपको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये बैक्टीरियल कॉजेज हैं जिसके अंदर आपको ये बैक्टीरियाओं के नाम याद रखना है। नेक्स्ट इज द वायरल कॉजेज। वायरल कॉजेज में क्या आते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RSV। नेक्स्ट इज द राइनो वायरस, जो कि आपका कॉमन कोल्ड का जनरली वायरस होता है, राइनो वायरस। राइनाइ जिससे क्या होता है, राइनाइटिस मतलब रनिंग नोज होने लग जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस एंड एडिनो वायरस, तो ये आपके कॉमनली वायरस हैं जो आपका ओटाइटिस मीडिया को कॉज करते हैं। एंड मिक्स्ड इन्फेक्शन, जिसके अंदर आपको वायरस भी देखने को मिलेगा और बैक्टीरिया भी देखने को मिलेगा। तो जिसमें आपका मिक्स रहेगा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये थर्ड आपके टाइप्स होते हैं, बैक्टीरियल कॉजेस, वायरल कॉजेस एंड मिक्स कॉजेस। नेक्स्ट है आपका ईस्टियन ट्यूब डिसफंक्शन, यानी ईस्टियन ट्यूब के अंदर क्या डिसफंक्शन हो जाता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। तो फर्स्ट है आपका अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। यूआरआई के अंदर क्या हो जाता है, स्वेलिंग एंड कंजेशन इन द नेजल पैसेज ब्लॉक द ईस्टियन ट्यूब। मींस आपके नोज के अंदर जब आपको रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, आपका नोज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, नोज के अंदर से म्यूकस का जनरेशन होता है जिसकी वजह से आपका ईस्टियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आपका ईयर से नोज की तरफ क्या आता है, आपका ईस्टियन ट्यूब आता है। जैसे आपके नोज के अंदर प्रॉब्लम है, नोज के अंदर इंफेक्शन है, वो इंफेक्शन क्या करेगा, ईस्टियन ट्यूब को इफेक्ट करेगा। सेकंड डिस्फंक्शन है एलर्जीज, ड्यू टू द इंफ्लामेशन और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ईस्टर्न ट्यूब में क्या हो जाता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस। एंड थर्ड इज द एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी। एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी का मतलब है एडिनॉइड टिश्यू का हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया दो वर्ड यूज होते हैं। हाइपरट्रॉफी का मतलब एनलार्जमेंट इन द सेल साइज, जो सेल की साइज है वो एनलार्जमेंट हो जाते हैं। एंड हाइपरप्लेसिया, प्लेसिया का मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स। तो दोनों में ही साइज इंक्रीज होगा एडिनोइड टिश्यू का, लेकिन स्ट्रक्चर यानी टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ द सेल, हाइपरट्रॉफी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, हाइपरप्लेसिया। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है आपको, एडिनोइड हाइपरट्रॉफी। तो ये हमने कॉजेस के बारे में डिस्कस किया जिसके अंदर जनरली क्या आते हैं आपके,
बैक्टीरियल कॉजेस, वायरल कॉजेस, मिक्स कॉजेस एंड सेकंड कॉज आपका क्या रहता है, ईस्टियन ट्यूब डिसफंक्शन। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ ओटाइटिस मीडिया, यानी ओटाइटिस मीडिया में रिस्क फैक्टर क्या है, यानी चांसेस हैं जिसकी वजह से आपका ओटाइटिस मीडिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसके अंदर जनरली कॉजेस क्या आते हैं, होस्ट रिलेटेड फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। होस्ट रिलेटेड का मतलब क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड। ह्यूमन का पहला क्या है आपका एज, यानी हमने अभी डिस्कस किया कि ये ओटाइटिस मीडिया जनरली किस में होता है, चिल्ड्रंस के अंदर होता है। तो 6 to 12 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर जनरली देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज इनकम्प्लीट और इमेच्योर। तो इमेच्योर आपका इम्यून सिस्टम चिल्ड्रंस के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका कोई भी बैक्टीरिया वायरस फाइट नहीं कर पाता है आपका बॉडी। जैसे बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, आपका मल्टीप्लिकेशन करने लग जाते हैं और आप जो है ओटाइटिस मीडिया सफर करने लग जाते हैं। ईस्टियन ट्यूब डिसफंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया, इसके अंदर क्या हो सकता है, अनाटोमिकल एबनॉर्मलिटीज आ सकती है जो कि बाई बर्थ itself हो सकती है। सेकंड आपका यूआरआई यानी अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की वजह से आपका इसका ब्लॉकेज हो सकता है। एंड थर्ड है आपका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जेनेटिक का मतलब अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आपके चिल्ड्रंस में भी ये कंडीशन जनरेट होती है। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर मतलब एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे एलर्जीज, इरिटेंट्स सच एज एक्सपोजर टू स्मोक, यानी आप जो है जहां एरिया में रहते हैं वहां पर आप स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला स्मोक कर रहा है उसका जो फ्यूम है वो आप जो है इंस्पिरेशन के टाइम आप लंग्स के अंदर ले जा रहे हैं, तो आपको क्या होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाता है। जैसे ही आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेट होती है, वो अपने प्रोटेक्शन करने के लिए म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। जैसे ही म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, वो मैक्सिमम म्यूकस जो है कलेक्ट होने लग जाता है। जब म्यूकस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कलेक्ट होता है, तो वो म्यूकस जो है ईस्टियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर के अंदर जाने लग जाता है और वहां पर आपका बैक्टीरिया वायरस भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ट्रांसफर होते हैं वहां पर ये कंडीशन जनरेट होने लग जाती है। सेकंड है आपका डे केयर अटेंडेंस। डे केयर अटेंडेंस का मतलब क्राउड। जैसे आप किसी एरिया में रहते हैं, वहां पर बहुत सारा क्राउड है, तो आपस में कांटेक्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनरेट होता है। नेक्स्ट इज द सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर में ड्यूरिंग द फॉल और विंटर सीजन की वजह से क्या हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनरेट होता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉजेस हो सकते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही क्या क्रिएट करता है, आपका ओटाइटिस मीडिया। लास्ट है आपका इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो अभी हमने चिल्ड्रंस के अंदर डिस्कस किया कि चिल्ड्रंस के अंदर इम्यून सिस्टम जो इमेच्योर होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वायरस जो है इजीली जो है ग्रोथ कर जाते हैं और आपका बॉडी बैक्टीरिया वायरस से फाइट नहीं कर पाता है, स्पेशली एचआईवी इन द एडल्ट्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट। अब चिल्ड्रंस के अंदर तो मैच्योर नहीं हुआ, लेकिन एडल्ट के अंदर तो मैच्योर है। तो एडल्ट का इम्यूनो सप्रेशन कैसे होता है, बाय द एचआईवी, बाय द कैंसर ट्रीटमेंट। अगर आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और जैसे ही इम्यून सिस्टम वीक होता है, आपका कंडीशन जनरेट होने लग जाता है ओटाइटिस मीडिया, क्योंकि आपके कोई भी बैक्टीरिया वायरस इजिली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब किस तरीके से आपका ये कंडीशन जनरेट होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हम भी हमने डिस्कस किए थे, बैक्टीरिया एंड एलर्जन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपको, और एलर्जीज है, और नेजोफेरिंजियल इरिटेंट है, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर है। ये दो फैक्टर की वजह से क्या होगा, आपका एशियन ट्यूब डिस्फंक्शन हो जाएगा। एशियन ट्यूब डिस्फंक्शन में अभी हमने डिस्कस किया कि आपका म्यूकस का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लग जाएगा, एशियन ट्यूब ब्लॉक होने लग जाएगा ड्यू टू द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस।
जैसे ही आपके बैक्टीरिया वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ईस्टर्न ट्यूब में ट्रांसफर होते हैं, वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है? इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग। तो इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द ईस्टर्न ट्यूब, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ऑफ द ईस्टर्न ट्यूब। तो ईस्टर्न ट्यूब के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर वो इन्फ्लाम्ड होती है तो वो क्या करने लग जाती है? मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस। जैसे म्यूकस का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन आपका कहाँ ट्रांसफर होने लग जाता है? कहाँ पर होता है? मिडिल ईयर के अंदर। जैसे मिडिल ईयर में ट्रांसफर होता है, वहां पर जाने के लिए कोई भी ट्रैक नहीं होता है। इन द इनर ईयर के अंदर रास्ता बंद है, आउटर ईयर के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो वहां पर ये कलेक्ट होने लग जाता है और बल्ज करने लग जाता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बल्ज होने लग जाती है। और मिडिल ईयर के अंदर जो है प्रेशर जनरेट होने लग जाता है। जैसे ही प्रेशर जनरेट होता है, आपको हियरिंग लॉस, पेन जैसे आपको सिम्टम नजर आने लग जाते हैं। अगर इस प्रेशर की वजह से आपका कॉक्लिया और वेस्टिबुल इफेक्ट होते हैं, तो आपको स्पाइनिंग सेंसेशन भी देखने को मिलेगा, यानी वर्टिगो आपको साइन देखने को मिलेगा, यानी आपको चक्कर आने लग जाएंगे अगर आपका ये कंडीशन सीवियर होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? ब्लॉकेज प्रिवेंट वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज ऑफ द मिडल ईयर, यानी जो ब्लॉकेज हुआ है वो आपके वेंटिलेशन को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है, और मिडिल ईयर से क्या होने लग जाएगा? ड्रेनेज शुरू हो जाएगा। थर्ड क्या है? नेगेटिव प्रेशर इन द मिडिल ईयर, यानी आपका जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो मिडिल ईयर में क्या हो रहा है? आपका नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्योंकि वहां पर वो प्रेशर किसने ऑक्युपाई कर लिया? बाय द फ्लूइड ने, फ्लूइड ने ऑक्युपाई कर लिया, तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर जो है जनरेट हो गया। मैक्सिमम हाई प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है? बाहर की ओर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो बल्ज हो रही है, यानी रिट्रैक्शन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, accumulation of serous और mucus fluid, that is called effusion। तो ये सारा कंडीशन कहाँ पे हो रहा है? आपका मिडिल ईयर के अंदर। इसके बाद क्या होगा? माइक्रोबियल ग्रोथ इन द मिडिल ईयर, यानी आपके जो बैक्टीरिया वायरस हैं जो आपके ट्रांसफर हुए हैं ईस्टर्न ट्यूब से, ये मिडिल ईयर के अंदर क्या करने लग जाएंगे? अपना ग्रोथ करने लग जाएंगे, अपनी कॉलोनी फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। जैसे ये ग्रोथ करेंगे, आपका कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाएगा, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या फॉर्म करने लग जाएगा? आपका पस का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। जैसे ही पस का फॉर्मेशन करेगा, आपके डिस्चार्ज के अंदर पस आने लग जाएगा, और आपके जो फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है, यानी जो टाइटनेस है, वो भी आपका क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, माइक्रोबियल ग्रोथ इन द मिडिल ईयर इंक्रीज हो जाएगा। बैक्टीरिया वायरस एंट्री थ्रू द ईस्टर्न ट्यूब, ये जो बैक्टीरिया वायरस है ईस्टर्न ट्यूब के थ्रू जो है एंट्री किए थे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मोरिजिला कैटरविस। ये जरूरी नहीं है कि आपके तीनों ही बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होने चाहिए, इसमें से कोई भी बैक्टीरिया आपका ये कंडीशन जनरेट कर सकता है। जैसे ही आपका माइक्रोबियल का ग्रोथ हुआ, क्या होने लग जाएगा? इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। जैसे इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर में होगा, क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी, यानी जैसे ही आपका इन्फ्लामेशन होगा, तो जो सेल्स का परमेबिलिटी है, मेम्ब्रेन का जो परमेबिलिटी है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परमेबिलिटी है, वो क्या होने लग जाएगा? इंक्रीज होने लग जाएगा, यानी म्यूकस स्वेलिंग होने लग जाएगा, एंड प्यूरिलेंट फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लग जाएगा। प्यूरिलेंट फ्लूइड मतलब फ्लूइड किसके साथ है? पस के साथ है। फ्लूइड है, साथ में उसमें पस सेल्स भी जनरेट हो रही हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर, दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। वापस एक बार रिपीट करते हैं पैथोफिजियोलॉजी को। सबसे पहले क्या है? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, और आपके बैक्टीरियल कॉजेज हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी स्पेशली फ्रॉम द नोज ट्रांसफर टू द ईस्टर्न ट्यूब। ईस्टर्न ट्यूब में जैसे इन्फेक्शन जाता है, ईस्टर्न ट्यूब आपकी इरिटेट होने लग जाती है और म्यूकस का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करने लग जाती है। जैसे एक्स्ट्रा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, ये फ्लूइड जो है ट्रांसफर होने लग जाता है आपकी मिडिल ईयर के अंदर। मिडिल ईयर में ट्रांसफर होता है, नेगेटिव प्रेशर आपका जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बाहर की ओर, यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की ओर बल्ज होने लग जाती है।
अगर कैपेसिटी है तब तक ये बल्ज होगा। कैपेसिटी इसका फिनिश हो जाएगा तो इसके अंदर टीयर होने लग जाएगा, यानी कटने लग जाएगा, और वहां से पस का सीक्रेशंस होने लग जाएगा, पस का ड्रेनेज होने लग जाएगा, और यही पस आपको एज ए वैक्स के रूप में बाहर देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन आपका जनरेट होता है ओटाइटिस मीडिया। उसके बाद आते हैं आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी ओटाइटिस मीडिया में क्या क्या सिम्टम आएंगे आपके। हियरिंग लॉस, फीवर, इरिटेबिलिटी, सिस्टमिक साइन इन एक्यूट केसेस, बल्जिंग और रेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये बल्जिंग क्यों हो रहा है, रेडनेस क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लामेशन। एंड ईयर पेन, दैट इज कॉल्ड ओटैल्जिया। तो ये आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ओटाइटिस मीडिया कंप्लीट होता है। ये हमने सारे सिम्टम डिस्कस किए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग, लेकिन कॉमन साइन क्या है आपके, ओटैल्जिया, ड्रेनेज एंड ट्रबल हियरिंग। ये आपके कॉमन साइन है जो सभी टाइप्स के ओटाइटिस मीडिया के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी आपने ये डिजीज है ओटाइटिस मीडिया है, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्या क्या इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे कि ये मालूम हो जाए कि पेशेंट हैव अ ओटाइटिस मीडिया। तो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम उससे हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करते हैं, उसका पूरा नाम, कहाँ से आया है, ये सारी चीजें हम पूछते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जनरली आप सबसे पहले यही करते हैं, पेशेंट का पूरा डिटेल लेते हैं, कहाँ से पेशेंट आया, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर कलेक्ट करते हैं। सेकंड हम करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या है, हमारे पास कुछ आर्टिकल रहते हैं और उनसे हम फाइनलाइज करते हैं कि ये पेशेंट जो हमको बोल रहा है ये राइट है या रॉन्ग है। यानी पेशेंट का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ईयर के लिए, जैसे ओटोस्कोप। तो ओटोस्कोप क्या होता है, विजुअलाइजेशन ऑफ द ईयर। इसके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम ईयर का एग्जामिनेशन करते हैं। तो वन बाय वन हम इसका डिस्कस करते हैं। उससे पहले न्यूमेटिक ऑटोस्कोपी डिस्कस करेंगे, टिम्पेनोमेट्री करेंगे, अकाउस्टिक रिफ्लेक्टोमेट्री करेंगे एंड टिम्पेनोसेंटेसिस। तो ये आपके जनरली सिक्स जो है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन है, जो आपको कंफर्म कर देंगे कि पेशेंट को आपका ओटाइटिस मीडिया है। सबसे पहले क्या है आपका ओटोस्कोपी। तो ओटोस्कोपी में देखिए, आपने ये देखा होगा, ये है आपका ओटोस्कोप। इसमें आपका लाइट रहता है और इसके अंदर लेंस रहता है। जैसे लेंस रहता है, जैसे इसके अंदर हाथ में यहाँ पर एक स्विच रहता है जिससे हम लाइट जो है इसको ऑन करते हैं। जैसे इस ट्यूब को ईयर के अंदर डालते हैं, इसमें लेंस के द्वारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो क्लियरली जो है विजुलाइज होती है। तो यहाँ से हम विजुलाइज करके पता लगा लेंगे कि ईयर ड्रम का क्या स्टेटस है। तो इसको हम बोलते हैं ओटोस्कोपी। इसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं, visual examination of the auditory canal and the eardrum with an otoscope. It is a medical procedure involve examining the external acoustic meters with an otoscope. Otoscopy is used to inspect the eardrum and the auditory canal. यानी आप ऑडिटरी कैनाल को भी देखते हैं और साथ में आप ईयर ड्रम यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का भी विजुअलाइजेशन करते हैं। सेकंड है आपका न्यूमेटिक ओटोस्कोपी। अब देखिए, इसमें भी आपका ओटोस्कोपी लगा हुआ है, लेकिन ये आपका न्यूमेटिक है। न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, न्यूमेटिक का मतलब है एयर। यानी ये हम ये ओटोस्कोपी तो करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमारा क्या है, एयर पुश करेंगे। तो ये देखिए, ये जो आर्टिकल दिख रहा है ये भी आपका क्या हो गया, ये आपका स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका न्यूमेटिक लग जाता है। ये आपका न्यूमेटिक और ये आपका ओटोस्कोप। ये सेम प्रोसीजर करेंगे हम ओटोस्कोपी की तरह, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ये जो बल्ब नजर आ रहा है इससे हम क्या करेंगे, कुछ एयर की पफ देंगे, यानी कुछ एयर जो है ईयर के अंदर पुश करेंगे। जैसे हम ईयर के अंदर एयर पुश करेंगे और साथ में हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने पुश किया, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट में जो आपका बल्ब रहता है उसको पुश करके आप मरकरी ऊपर करते हैं, सेम आपको इसको ऐसे पुश करना है। पफ करेंगे तो ईयर ड्रम में हवा जाएगा, एयर जाएगा, और उसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। तो ईयर ड्रम के अंदर क्या होगा, मूवमेंट होगा।
अगर मान लीजिए ईयर ड्रम के अपोजिट साइड में क्या है, फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है। अगर फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो वाइब्रेशन है, वो मूवमेंट है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सिंपल है, अगर कोई लेयर है उसमें आपने कुछ एयर पुश किया तो वो क्या होने लग जाती है, वाइब्रेट होने लग जाती है। लेकिन साइड में मान लीजिए आप सपोर्ट कर लेते हैं और एयर पुश करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन नहीं आएगा। सेम कंडीशन आपका कहाँ पे हो रहा है, ओटाइटिस मीडिया के अंदर हो रहा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हो रहा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हमने एयर पुश किया तो वो एयर जो है वाइब्रेट कर रही है, एयर से वाइब्रेशन आपका जनरेट नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है। इससे फाइंड आउट हो रहा है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी मिडिल ईयर में फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। थर्ड है आपका टिम्पेनोमेट्री। तो ये आपने देखा, टिम्पेनोमेट्री में क्या करते हैं, ये जो आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, डिवाइस दिखाई दे रही है, इससे हम क्या करते हैं, ये डिजिटलाइजेशन हो गया। ये डिजिटलाइजेशन में आपका प्रेशर फाइंड आउट होता है कि आपका ईयर ड्रम का प्रेशर क्या है और ईयर ड्रम का मूवमेंट करंट में क्या चल रहा है। अभी आपने देखा कि हम मूवमेंट कैसे चेक कर रहे थे, विजुअलाइजेशन के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ द पफ, एयर ऑफ पफ जो है हम पुश कर रहे थे, उसकी वजह से हम मूवमेंट पता कर पा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर हम एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल है उसको पूरा क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद नॉर्मली ईयर ड्रम के अंदर कितना वाइब्रेशन हो रहा है ये हम चेक करते हैं। द डिवाइस विच सील ऑफ द ईयर कैनाल, सील ऑफ का मतलब पूरा क्लोज कर देते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी एयर आपके ईयर के अंदर ट्रांसफर ना हो, तब जाकर के ये अच्छे से मेजरमेंट होता है। एडजस्ट द एयर प्रेशर इन द कैनाल विच कॉज द ईयर ड्रम टू मूव, और जैसे ही प्रेशर आपका जनरेट होगा, आपका ईयर ड्रम के अंदर मूवमेंट जनरेट होगा, जो हम इस डिवाइस के द्वारा देख सकते हैं। The device measure how well the eardrum move and provide an indirect pressure of the pressure within the middle ear। यानी हम ये डिवाइस के द्वारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो सील अप करके मूवमेंट पता कर पा रहे हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टिम्पैनोमेट्री। नेक्स्ट है आपका अकाउस्टिक रिफ्लेक्टोमेट्री। अकाउस्टिक रिफ्लेक्टोमेट्री में क्या होता है, साउंड का पता करते हैं। इट मीन्स हाउ मच इज द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ईयर ड्रम। साउंड का पता कैसे करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा, बाहर से एयर जाती है और वाइब्रेट करती है तो ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट होने के बाद आपका ऑसिकल्स में जाता है और नॉर्मल आपको हियरिंग सुनाई देता है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, ईयर का कैपेसिटी, मिडिल ईयर का जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका कैपेसिटी हम पता करेंगे बाय द हेल्प ऑफ द अकाउस्टिक रिफ्लेक्टोमेट्री। मतलब बाहर से आपने ये चेक करना है कि इसके अंदर कितना रिफ्लेक्शन आ रहा है। This test measure how much sound is reflected from the eardrum, an indirect measure of fluid in the middle ear। यानी फ्लूइड कितना हो सकता है इसका हम आइडिया इस अकाउस्टिक रिफ्लेक्टोमेट्री के द्वारा लगाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ईयर ड्रम एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द साउंड, हाउएवर द मोर प्रेशर फ्रॉम द फ्लूइड इन द मिडिल ईयर, द मोर साउंड द ईयर ड्रम विल रिफ्लेक्ट। यानी आप बाहर से साउंड देंगे, अगर इनर साइड में अगर आपका फ्लूइड है तो आपको रिफ्लेक्शन आएगा, यानी आपको आवाज आएगा कि अंदर जो है फ्लूइड है। तो ये हम करते हैं आपका अकाउस्टिक रिफ्लेक्टोमेट्री के अंदर। लास्ट है आपका टिम्पेनोसेंटेसिस। टिम्पेनो मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड सेंटेसिस मीन्स रिमूवल ऑफ द फ्लूइड। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं, इस निडल के द्वारा आपको एक्सटर्नल ईयर कैनाल से होते हुए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में निडल को ले जाके और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रिक करके और मिडिल ईयर से क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं। उस विड्रॉवल को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए सेंड करते हैं। तो ये प्रोसीजर कहलाता है आपका टिम्पेनोसेंटेसिस। तो ये हमने डिस्कशन किया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आपने क्या क्या देखा, ओटोस्कोप, ओटोस्कोपी,
टिम्पेनोमेट्री एंड आपका टिम्पेनोसेंटेसिस, acoustic reflectometry, tympanometry, pneumatic otoscopy, and visual examination by the help of the otoscopy. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट। यानी कंडीशन तो हमें पता चल गया, ये कंडीशन बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, बहुत भी हो सकती है। मिडिल ईयर में आपका फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, तो इसके लिए बेटर ट्रीटमेंट क्या रहेगा? तो सबसे पहले आप देखिएगा कि बैक्टीरियल है तो आपको एंटीबायोटिक्स आपको यूज करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के आपका जो कंडीशन है वो बैक्टीरियल है, वायरल है, और टाइप्स कौन सा है, और सीवियरिटी कितना है, यानी एक्यूट है या क्रॉनिक है, पेशेंट का एज क्या है, ओवरऑल हेल्थ क्या है, उसी पर ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। लेकिन कॉमन ट्रीटमेंट अगर बैक्टीरियल कॉज है, बैक्टीरिया की वजह से कंडीशन जनरेट होती है जो कि कॉमनली स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होती है, तो उस कंडीशन में हम कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज करते हैं? जैसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन आपका एंटीबायोटिक जो कि 40 टू 90 मिलीग्राम पर केजी पर वेट डिवाइडेड डोजेस में हम एमोक्सिसिलिन देते हैं, यानी 40 टू 90 मिलीग्राम हम देंगे पर केजी के हिसाब से पर डे। अगर मान लीजिए आपको एमोक्सिसिलिन से एलर्जी है, तो हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव्स भी होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव में क्या देते हैं? सेफ्रोक्सिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो ये दो एंटीबायोटिक अगर आपको एमोक्सिसिलिन से एलर्जी है तो आप इनको दे सकते हैं। टॉपिकल एंटीबायोटिक में क्या यूज करते हैं? टॉपिकल का मतलब सुपरफिशियली आप यहाँ पर एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जो आपकी सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ड्रॉप आती है, जो आपका ईयर और आई ड्रॉप दोनों का काम करती है। ये देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ईयर ड्रॉप, जो सिप्लॉक्स के नाम से आती है। तो ये क्या होती है, आप इसको डायरेक्ट ईयर के अंदर ड्रॉप के फॉर्म में आप डाल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। अब मान लीजिए अगर आपका मेडिसिन एंटीबायोटिक से आपका ट्रीट नहीं हो पा रहा है ओटाइटिस मीडिया, तो उस केसेस में हमको क्या करना है? सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले आपका टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब, यानी टिम्पेनोस्टोमी जो ट्यूब है हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टिम्पेनोस्टोमी। तो ट्यूब में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर आपका ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है ये है आपका फ्लूइड का कलेक्शन, यानी पस का कलेक्शन। अगर मान लीजिए ये पस कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है और कंटिन्यूअस बल्ज हो रहा है, तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपका रप्चर हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल ट्यूब, ये जो आपको ट्यूब नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये आपका ट्यूब है जो हम क्या करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर एक स्मॉल इंसिजन लगा के और इस ट्यूब को प्लेस कर देते हैं। ये ट्यूब अंदर से होलो होता है, और इसमें से क्या है, पस निकलेगा और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जाएगा और बाहर से ड्रेनेज हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? जो अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो रहा था ये आपका प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, यानी अंदर से ड्रेनेज बाहर की तरफ जाएगा, और इससे आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी फर्दर रप्चर नहीं होगा और कंडीशन आपका थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। उस केसेस में आप एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं और आपका ड्रेनेज भी बाहर निकल रहा है, इससे आप इस कंडीशन को जल्दी ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो ट्यूब जब डालेंगे तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टिम्पेनोस्टोमी। तो इसके अंदर क्या होता है, ईयर ट्यूब आर टाइनी सिलेंडर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक या मेटल, यानी आप प्लास्टिक की भी डाल सकते हैं और मेटल की भी डाल सकते हैं। An ear tube create an airway that ventilate the middle ear and prevent the accumulation of the fluid behind the eardrum। यानी यहाँ पर जो फ्लूइड accumulation हो रहा है ये इजीली इस ट्यूब के द्वारा बाहर निकल सकता है। इसी ट्यूब प्रोसीजर को हम क्या बोल सकते हैं? मैरिंगोटॉमी। तो इसमें देखिए ये सेम प्रोसीजर है आपका, ये आपका ईयर कैनाल, ये आपका ईयर ड्रम। तो ये ईयर ड्रम आपका नॉर्मल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कट लगाया हमने, सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर हमने ये कट लगाया। कट लगाने के बाद इसको ओपन किया, यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है जिसे हम बोलते हैं मैरिंगोटॉमी वेंटिलेशन ट्यूब, इस ट्यूब को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया।
ये कंडीशन आपका रियल में है। ये आपका जो प्रोसीजर है ये एनिमेटेड है। तो ये कंडीशन जो है हम यहाँ पर ये ट्यूब हमने प्लेस कर दिया। ये ट्यूब से जो है अंदर से फ्लूइड बाहर आएगा और बाहर से हम इस ड्रेनेज को क्लियर करते रहेंगे। तो ये प्रोसीजर होती है टिम्पैनोस्टोमी। इस प्रोसीजर को अगर आपको वीडियो में देखना है तो यहाँ पे मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। A myringotomy, also known as a tympanostomy or tympanotomy, is a surgical procedure to remove fluid in the middle ear and reestablish equal air pressure on both sides of the eardrum. The ear consists of three main parts: the outer ear, the middle ear, ये आप जो हाईलाइट करके and the दिखा inner रहे हैं आपका ear. मिडिल ईयर है, ये आपका The इनर ईयर outer है। ear includes the pinna, which collects sound waves, and the ear canal, which जैसे ये साउंड transports वेव sound आती है waves to the नॉर्मली, eardrum, तो a साउंड वेव paper-thin layer of कहाँ से टच tissue करती है? separating the outer and middle टिम्पैनिक ear. मेम्ब्रेन से। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से क्या होगा? आपका Sound मेडियस, waves cause the देन eardrum इंकस, to देन vibrate, स्टेपिस क्या हो which रहे in हैं? turn vibrates वाइब्रेट three हो रहे tiny हैं। bones inside the middle ear, called the जैसे ये वाइब्रेट malleus, होते हैं, आपके वेस्टिबुल और कॉक्लिया में फ्लूइड होते हैं, incus, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ। उस फ्लूइड के अंदर भी क्या and होते हैं? इनर stapes, स्ट्रक्चर में हेयर्स होते हैं। वो हेयर्स जो है साउंड वेव को which इलेक्ट्रिकल pass the वेव में sound चेंज करते हैं, vibrations और along to इलेक्ट्रिकल the वेव inner को क्या है, ear. ये वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व ब्रेन के लिए सिग्नल ले The जाते inner हैं। इस ear तरीके से translates सिग्नल ले जाती है। vibrations into वेव अभी electrical प्रोसीजर जो signals, बता which रहे are हैं, picked up ये by the नॉर्मल प्रोसीजर auditory बता रहे हैं। nerve, अभी sent आपको to the डिजीज brain, कंडीशन में and क्या करना है, interpreted इसके as बारे में sound. बताएंगे। This complex process occurs instantly, allowing us to hear the sounds around us as they happen. For the eardrum to vibrate properly, the air pressure in the middle ear must be at the same level of pressure as air outside the ear. Air enters the middle ear through the eustachian or auditory ये tube. कंडीशन आप जो When देख you पा रहे हैं, ये yawn जो and hear a स्ट्रक्चर है इसको pop, बोलते your हैं हम eustachian tube has ईस्टियन just ट्यूब। ये carried an देखिए, air ये जो bubble to आपका your middle ear to फ्लूइड गया equalize है, the ये कहाँ पे pressure. जा रहा है? मिडिल ईयर के अंदर। An infection, allergy, mass, or enlarged adenoids can block the eustachian tube, allowing ये देखिए, fluid to इसने क्या collect किया in the है, middle ईस्टियन ट्यूब ear. को Fluid ब्लॉक कर prevents दिया the है। eardrum अगर मान from लीजिए ब्लॉक vibrating नहीं होता तो properly, ईस्टियन ट्यूब blocking का जो normal फ्लूइड है वो transmission of माउथ से sound होते हुए, through the नोज middle से होते हुए ear, बाहर which निकल may जाता है। cause hearing लेकिन अगर loss. ब्लॉक कर देंगे In तो some कहाँ पे जाने लग instances, जाएगा? the fluid may मिडिल become ईयर के अंदर। infected with bacteria, resulting in otitis media उसके or बाद ear उस फ्लूइड के अंदर infection. क्या होने लग जाते हैं? बैक्टीरियल ग्रो होने लग जाते हैं। Reasons for performing a myringotomy include draining ear fluid trapped in the इसका ear for रीजन more क्या than है? ये 3 इट months, मीन्स इंडिकेशन क्या treating है कि हम chronic जो ear प्रोसीजर करते infections हैं, not cleared up with ड्रेनेज ईयर फ्लूइड, antibiotics, restoring hearing loss ट्रीटिंग caused by क्रॉनिक fluid इन्फेक्शंस buildup, एंड रिस्टोरिंग preventing लॉस ऑफ delays in हियरिंग speech कैपेसिटी। development due to hearing loss in children, or testing fluid from the middle ear for bacteria. Before the procedure, an intravenous line will be इट मीन्स started. In most टिम्पैनोसेंटेसिस cases, क्यों करते हैं? general जिससे आपकी anesthesia is used to put the फ्लूइड के अंदर patient to कौन सा sleep for the बैक्टीरिया है ये duration of the पता लगाया जा सके। procedure. जैसे ही आपके बैक्टीरिया का पता लग जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम The एंटीबायोटिक्स surgeon will प्रिस्क्राइब make a करते हैं। small incision in the प्रोसीजर eardrum में क्या using a करते हैं? scalpel or एक स्मॉल laser इंसिजन and drain the fluid फिल in the करते middle हैं। ear. जैसे ही आप स्मॉल In many इंसिजन आप cases, मेक the करेंगे, surgeon यहाँ will पे place a बनाएंगे, ventilation वहां tube से or पस PE निकालेंगे tube और through उसके the बाद ये incision. ट्यूब को This small प्लेस कर tube will देंगे। drain any fluid that collects after surgery जैसे आप and इसको allow प्लेस air कर into देंगे, the middle ear to मिडिल help ईयर dry से it out. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ये फ्लूइड जो है बाहर If निकलने लगेगा। necessary, the surgeon जैसे will ही निकलने repeat the लगेगा, आपका procedure on ईयर the का opposite प्रेशर ear. नॉर्मल हो The जाएगा। entire procedure takes 30 to 60 minutes. The incision in the eardrum will heal itself, so no stitches are और ये जो required. टिम्पैनाटोमी है, इसको प्रोसीजर को After कंप्लीट करने के surgery, लिए the patient will अप्रोक्सीमेटली go to the 30 टू recovery room 50 for मिनट्स का टाइम monitoring. लग जाता है। इट मीन्स Children may 1 be आवर के fussy अंदर ये after their प्रोसीजर नॉर्मली procedure हो and जाता should है। be encouraged to eat and drink anything they can tolerate. आफ्टर If द your प्रोसीजर क्या child करना है has आपको? pain, avoid रिकवरी एरिया में aspirin मॉनिटर and करना है। instead use अगर चिल्ड्रन है तो acetaminophen at an एनकरेज करना है, age-specific ईट के लिए, dose. ड्रिंक के लिए। If additional pain relief is necessary, your अगर doctor can आपको अवॉइड कर recommend सकते हैं other तो options. The एस्पिरिन PE अवॉइड tube कीजिएगा usually falls out और on its own within एसिटामाइनोफेन several यूज कर months. सकते हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद आपका ट्यूब रिमूव कर दिया जाएगा, जैसी कंडीशन आप नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आपने वीडियो देखा।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अगर मान लीजिए आप इसका ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं या ट्रीटमेंट आपने लिया और स्टॉप कर देते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपका इम्पेयर्ड हियरिंग लॉस। इम्पेयर्ड हियरिंग लॉस हो जाएगा मतलब आपका हियरिंग कैपेसिटी डाउन हो जाएगा। और हो सकता है अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया और कंप्लीटली आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया तो आप परमानेंट आपको डीफनेस हो जाएगा, यानी परमानेंट आपका हियरिंग लॉस हो जाएगा। स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन, मिडिल ईयर से इंफेक्शन आपका इनर ईयर में जाएगा और सराउंडिंग स्ट्रक्चर में जाएगा, वहां पर ये इन्फ्लामेशन क्रिएट करेगा। टीयरिंग ऑफ द ईयर ड्रम, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो जो टीयर स्मॉल साइज का हुआ है वो आपका लार्ज साइज का हो जाएगा। अगर स्मॉल टीयरिंग होता है तो नॉर्मली वो हील हो जाता है 2 to 3 डेज के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रीटमेंट नहीं कराया तो हो सकता है आपको टिम्पेनोप्लास्टी कराना पड़े, यानी सर्जिकली आपको ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर्म करके अटैच करना पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। तो ये आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। इसमें आपका नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंडीशन कॉज कीजिएगा कि कंडीशन क्या है। कंडीशन है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए आप क्या यूज कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज कर सकते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा कर सकते हैं, एडिक्वेट रेस्ट ले सकते हैं, विजिटर्स को लिमिटेड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होगा, क्राउडेड एरिया से आप दूर जा सकते हैं, एंड एलर्जेंस को इलिमिनेट कर सकते हैं। स्मोक है, तंबाकू स्मोक है, अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है या आप ऐसे एरिया में हैं जहां पर स्मोकिंग हो रही है तो उस एरिया को आप क्विट कर सकते हैं, क्योंकि आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन सेकंड हैंड स्मोकिंग हो रही है। एंड इन्फेक्शन जो है पेशेंट को हम टीच करा सकते हैं, एंटीबायोटिक से रिलेटेड आप टीच करा सकते हैं, कैसे हमें पेशेंट को ईयर क्लीन करना है ये आप गाइड कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर वाइटल साइंस वगैरह ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसमें आपको जनरली क्या है, आपको ईयर का हाइजीन मेंटेन करना है, ओरल हाइजीन, नोज हाइजीन एंड ईयर हाइजीन आपको मेंटेन करना है। उसके बाद ईयर के अंदर ड्रॉप कैसे डालना है, पोजीशन आपको कैसे चेंज करना है, कौन सी पोजीशन में आपको रेस्ट करना है, जब आपका ड्रेनेज आ रहा है तो आपको कौन से ईयर के अंदर है उसी के अकॉर्डिंग आपको राइट लेटरल, लेफ्ट लेटरल, ये सारी चीजें पोजीशन बनाना है। तो ये सारी चीजें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको करना है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ओटाइटिस मीडिया। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी है, तो आप कमेंट्स में मुझे भेज दीजिएगा, मैं उस क्वेरी को पढ़ूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।